हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। मैं सुनील पाल आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ये मेरा तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने दो क्लास में पढ़ा था पहले क्लास में पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का स्रोत। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कितनी तरह से होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण के विषय में जानेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए पढ़ते हैं दर्पण। तो देखिए पहले दर्पण, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है, कांच की पट्टिका का एक, कांच की एक पट्टिका होती है जिसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाता है और एक सतह क्या होता है, चिकना होता है। तो जब उसमें एक सतह को पॉलिश कर देते हैं, कोई भी दर्पण अगर है, दूसरी सतह को अगर पॉलिश कर देते हैं, जो पॉलिश किया जाता है रेड फास्फोरस का किया जाता है, जब उसे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। उस पट्टिका को बोलते हैं दर्पण। मतलब एक पट्टिका को पॉलिश कर दिया जाता है, दूसरे पट्टिका पर उसका परावर्तन हो जाता है। उसके आधार पर दर्पण दो प्रकार का होता है आपका। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि कांच का एक समतल प्लेट जिसके एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, दूसरी सतह से क्या जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। जैसे कोई समतल कांच की पट्टिका है, ऐसे इसके दूसरी सतह को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो जब क्या होता है, इस पे कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन। ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी, ऐसे चली जाएंगी, तो ये उसका हो जाएगा परावर्तन। यहाँ पर ये हो जाएगा उसका परावर्तक तल और ये हो जाएगा पॉलिश, पॉलिश तल। ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। इसके बाद आते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसकी एक सतह को पॉलिश किया जाता है, दूसरी सतह पर उसका परावर्तन होता है। तो उसके आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विषय में जानते हैं। पहले अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, ये आपका कांच का खोखला गोला है, इसके दूसरी सतह पे बाहरी सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। अगर गोला अगर रहेगा आपका तो इस तरह रहेगा पूरा, ये गोला का मध्य बिंदु रहेगा जिसको बोलते हैं सी। यहाँ पर ये आपका ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ से अगर इस पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। तो मतलब अवतल दर्पण वे गोली दर्पण जिसके बाहरी सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, उसका परावर्तन जो होता है अंदर की सतह से होता है, तो हो जाता है आपका अवतल दर्पण। जहाँ पर परावर्तन होता है उस बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, उसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह आपका उत्तल दर्पण देखिए, ये आपका गोला रहेगा पूरी तरह से। इसमें जो पॉलिश होता है अंदर की सतह से होता है। ये इसका सी पार्ट होगा ऐसे,
इसमें परावर्तन आपका बाहर की सतह से होगा। तो वे गोली दर्पण जिसमें परावर्तन आपका अंदर पालिश अंदर की सतह पर होता है और परावर्तन आपका बाहर की सतह पर होता है, वो आपका होता है उत्तल दर्पण। तो इस तरह से आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। इसमें परावर्तक तल आपका बाहर की तरफ से होता है, ये आपका हो जाएगा परावर्तक तल, ये हो जाएगा पालिश। इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में इससे मतलब इसके छोटी छोटी बिंदु है, उसके विषय में हमको जानना है कि वो दोनों के लिए आपका काम आएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में देखिए हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें पहला आपका दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जो अवतल के लिए होगा वही उत्तल के लिए भी, दोनों के लिए बना देते हैं यहाँ पर। ये आपका अवतल रहेगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर P होगा, ऐसे प्रकाश किरणें जैसे जाएंगे। देखिए दर्पण का ध्रुव जिस बिंदु से या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसको P से प्रदर्शित करते हैं। चाहे अवतल, ये आपका उत्तल होगा, ये आपका अवतल होगा। जहां पर परावर्तक तल होगा उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दर्पण की वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी मतलब गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल, ये उत्तल के लिए होगा, ये अवतल के लिए होगा। मतलब गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा पार्ट है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। R गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों के लिए वही होगा, अवतल और उत्तल। कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है दर्पण की मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसमें आपका ये मुख्य अक्ष है। इसके बाद मुख्य अक्ष के बाद फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में क्या होता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए अलग होता है। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य ऐसे समांतर चलने वाली दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका फोकस है, ये आपका दर्पण है। उसके बाद आपका ये उत्तल के लिए था। अवतल के लिए क्या होता है, इसमें आपका पालिश जो है बाहर की सतह से होता है। ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगी वक्रता केंद्र। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, परावर्तन के बाद ऐसे जाती है, ऐसे यहाँ पर फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसमें क्या होता है, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इससे आती हुई प्रतीत होती है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए, मतलब उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, इससे मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आप उसको बोलते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। इसके बाद है फोकस दूरी। दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर होता है R/2। मतलब जो दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। मेन होता है, इसके बाद एक आपका और होता है, लेकिन इतना मेन है, इतना आपको जानना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए। दर्पण का ध्रुव मतलब गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, दर्पण की वक्रता, दर्पण के वक्रता केंद्र या दर्पण का वक्रता केंद्र। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है दर्पण का वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। होता है दर्पण की मुख्य अक्ष, मतलब गोली दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस अवतल के लिए अलग होता है, उत्तल के लिए अलग। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आगे मुख्य फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। इसका मतलब फोकस दूरी जो दर्पण की होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस दूसरे बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। या तो दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी प्रतिबिंब दो तरह से बनता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में बनता है। तो इसमें क्या होता है, दर्पण से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती नहीं है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। वो प्रतिबिंब जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है, उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसका केवल फोटो लिया जाता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब दो तरह से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के आधार पर किसी भी दर्पण की धनात्मक कैसे होती है, देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। इधर एक्स धनात्मक होता है
इधर आपका ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए, इसमें ऐसे ये बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाता है। ये आपका अवतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है। इधर आपका धनात्मक है, इधर इसमें आपतित प्रकाश की दिशा होगी। जब इससे प्रकाश पड़ेगा तो इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद ये फोकस से उठ जाता है। ये दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव और दर्पण के ध्रुव ये हो जाएगा यहाँ वक्रता केंद्र से। ये जो देखा जाती है ये आपका दर्पण की फोकस दूरी। तो यही जो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में है, यही आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक दिशा में है, ये ऋणात्मक है। तो यही इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये ऋण दिशा में बन रहा है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्या कैसे होती है, देखिए इसमें क्या होता है, सेम चीज वही रहता है, ऐसे हो जाता है, ये पॉलिश हो जाता है दर्पण का ध्रुव। इसमें आपका क्या होता है, ऐसे इसमें जो भी प्रकाश किरणें आएंगी ऐसे आपका इसका परावर्तन होगा। तो इसमें जो दर्पण का ध्रुव होगा आपका, इधर फोकस इधर होगा, तो इसमें ये धनात्मक दिशा होता है, क्योंकि ये x है। x दिशा क्या हो जाएगा, ये आपका -x, मतलब ये इसमें ऋणात्मक होता है, इधर y धनात्मक होता है, इधर आपका y ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण में होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।